हेलो बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज की इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नए सब्जेक्ट की, और वो है आपका भूगोल। क्लास टेंथ यानी मैट्रिक वाले के सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस सब्जेक्ट को भी हम लोग सारा का सारा चैप्टर्स को आसानी के साथ, बहुत ही बेसिक के साथ अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का है, और वो लेक्चर है आपका पहला जो चैप्टर है, पहला अध्याय जो है बच्चों, वो है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है बच्चों, क्या है भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी कि भारत में क्या क्या रिसोर्स के बारे में, और किस स्थान को डिनोट कर रहा है भारत, यानी भारत के संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और इसका उपयोग यानी इसका क्या क्या उपयोग है, क्या क्या यूज है। ठीक है, संसाधन का। तो रिसोर्स और उसका फिर उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भारत कि संसाधन किसको बोलेंगे, यानी कि संसाधन संसाधन किसको बोलेंगे। तो संसाधन किसको बोलेंगे बच्चों, रिसोर्स। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक बाइक है, और उस बाइक से क्या करते हैं, आपको आज कहीं पर जानी है, 50 किलोमीटर की सफ़र करनी है। तो आप 50 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो कम से कम कितना दिन, लगेगा बच्चों, कम से कम एक दिन पूरा चलना पड़ेगा अच्छी तरह से, खूब फास्ट में, तब आप पहुंच पाएंगे। लेकिन ये बाइक होने के कारण ये आपका जो यात्रा है उसको क्या कर रहा है, बहुत ही सुविधा कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये आप बाइक जो है आपके लिए एक संसाधन हो गया। कैसे? क्योंकि इन्होंने आपको क्या कर दिया बच्चों, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मतलब समय में आपको क्या पहुंचा दिया, 50 किलोमीटर की सफ़र को आसानी से करा दिया। तो वही बच्चों यहाँ पर आपके लिए ये बाइक जो है क्या हो गया, ये आपका संसाधन हो गया। लेकिन बच्चों, ये जो बाइक है इसको चलाने वाला भी तो होना चाहिए, है ना। तो जब तक इसको चलाने वाला नहीं होगा तो ये बाइक इस्तेमाल में आने वाला है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पर मानव भी क्या हो गया, एक तरह से संसाधन हो गया। बाइक मनुष्य के लिए संसाधन हो गया, लेकिन जो मनुष्य है वो बाइक के लिए हो गया। क्योंकि बिना मनुष्य का वो बाइक चलने वाला है क्या बच्चों, या फिर बिना मनुष्य का किसी भी तरह का, यानी बाइक का जो बनाने वाला है वो कौन है, मानव खुद है। यानी मनुष्य ने खुद इसका निर्माण किया है। तो यहाँ पर मानव खुद क्या हो जाएगा, एक संसाधन हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग संसाधन की डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो संसाधन किसको बोलते हैं, रिसोर्स किसको बोलते हैं बच्चों, कि मानवीय आवश्यकता, मानव की जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए पृथ्वी पर या फिर इसके बाहर पाए जाने वाले वस्तु को क्या कहते हैं, हम लोग संसाधन कहते हैं। मानव की आवश्यकता, अब आवश्यकता क्या क्या होती है बच्चों, जैसे किसी आदमी को भूख लगी, उसको खाना है, तो खाने के लिए जितने सारे चीज़ है उसको अगर मिल गया तो उसके लिए वो क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। मान लिया मनुष्य को क्या है, मनुष्य को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, बिजली यानी विद्युत की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ पर बच्चों क्या किया, वो मनुष्य क्या किया, पानी से बिजली को पैदा किया, और क्या किया, उसको इस्तेमाल में ला लिया। या कार्बन यानी कोयला को जला करके उससे बिजली को का निर्माण कर दिया, या वायु से। तो यहाँ पर जो जो भी है, जल जो आया, वाटर, या फिर वायु जो आया, या फिर कार्बन जो कोयला आया, ये सारे उस मनुष्य के लिए क्या हो गया बच्चों, संसाधन हो गया। क्योंकि इन्होंने उसकी क्या की, उनकी आवश्यकताओं को क्या किया, पूरा किया। तो मानव की आवश्यकता को जो भी चीज़ पूरा करने वाली होगी वो क्या हो जाएगा, उसके लिए संसाधन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग संसाधन के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ संसाधन, रिसोर्स, संसाधन के प्रकार के बारे में। तो सामान्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के संसाधन। कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक है आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, और एक तीसरा है मानव सोइंग यानी मानव संसाधन। खुद मानव एक क्या है, संसाधन है। किस तरह से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। एक मानव संसाधन के बारे में बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों, बार बार पूछा जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखेंगे, किस तरह से बताएंगे आपको उसी तरह से याद रखनी है। तो सबसे पहला है आपका प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसको बोलेंगे बच्चों, यानी कि वे सारी आवश्यकता को पूरी कर, मानव की आवश्यकता को पूरी करने के लिए जो जिसका निर्माण किसने किया है, प्रकृति ने किया है, यानी प्रकृति रूप से क्या है, पृथ्वी पर मौजूद है। तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने किया है, प्रकृति ने किया है, यानी नेचर ने किया है, मानव ने इसका निर्माण नहीं किया है। जैसे जल, तो इसका निर्माण क्या है, ऑलरेडी मौजूद है बच्चों, क्योंकि इसका ये नेचर के द्वारा है। जैसे वायु, जैसे यानी एयर, ये भी क्या है, ये भी क्या है, यानी प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। या किसी भी प्रकार की खनिज, है ना, किसी भी प्रकार की खनिज, पेड़ पौधे, ये सारे क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स। वो वह संसाधन जिसका निर्माण किसने किया है, जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है।
किसके लिए? मानव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। मानव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन संसाधनों का निर्माण किसने किया है? प्रकृति ने किया है, उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आसानी के साथ। मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रकृति ने जिन संसाधनों का निर्माण किया है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे पहाड़, जैसे नदी, जैसे मिट्टी, जैसे वायु यानी एयर। और भी इसमें आ जाएगा बच्चों, कुछ भी आ सकता है ना। जल आएगा कि नहीं, पेड़ पौधे आएंगे कि नहीं, ये सारे क्या है? पठार, है ना। पराद्वीप पठार के बारे में पढ़े होंगे आप, तो पठार ये सारे क्या है? आपका प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आने वाला है। तो यानी मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन संसाधनों का निर्माण किसने किया है? प्रकृति ने किया है, तो उसको प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं मानव निर्मित संसाधन के बारे में। तो मानव निर्मित संसाधन में क्या होगा कि इसका निर्माण किसने किया होगा? मानव ने किया होगा। इसका निर्माण किसने किया है? मानव ने, यानी मनुष्य ने किया है। ठीक है, तो मानव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिसका निर्माण किसने किया है? मनुष्य ने खुद किया है, तो उसको बोलेंगे हम लोग मानव निर्मित संसाधन। क्या बोलेंगे? मानव निर्मित संसाधन। जैसे रात में चलने के लिए रोशनी की यानी प्रकाश की जरूरत होती है, तो मानव ने क्या किया? बल्ब का आविष्कार कर दिया, है ना। तो ये बल्ब क्या हो गया? उस मानव के लिए मानव संसाधन का काम करेगा, मानव निर्मित संसाधन का, क्योंकि मानव ने इसको खुद से निर्मित किया है। या फिर मान लीजिए एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो अब क्या है? एक दूसरे का हाल समाचार यानी पता करना है। तो अब क्या है बच्चों? उसके लिए मानव ने क्या कर दिया? खुद से मोबाइल का निर्माण कर दिया, मोबाइल का आविष्कार किया। तो ये मोबाइल का आविष्कार यानी मोबाइल का निर्माण किसने किया बच्चों? मनुष्य ने, यानी ह्यूमन ने खुद से किया। तो ये वो कौन सा संसाधन हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। या मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब यहाँ पर हमको उसको मनुष्य को किसकी ज़रूरत है? मान लीजिए किसकी ज़रूरत है? हवा की ज़रूरत है। तो इसके लिए अब क्या करेगा? अब उन्होंने क्या किया? निर्माण किया, फैन का निर्माण कर दिया, यानी पंखा का निर्माण कर दिया। तो पंखा का निर्माण किसने किया? प्रकृति ने किया कि मानव ने खुद किया? तो मानव ने किया ना, मानव ने इसका निर्माण किया, तो ये इसलिए हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन। तो मानव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगर जिन संसाधनों का निर्माण किसने किया हो? मानव ने स्वयं किया हो, तो उसको बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। याद रहेगा बच्चों। इसमें जैसे एग्जाम्पल में स्वचालित यंत्र या फिर मोबाइल आदि। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम लोग तीसरा जो संसाधन का प्रकार है, इसमें है मानव संसाधन। एक होता है मानव निर्मित संसाधन बच्चों, मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित और उसके बाद एक हम लोग पढ़े प्राकृतिक संसाधन। लेकिन यहाँ पर क्या है? मानव संसाधन, सिर्फ मानव संसाधन, यानी कि मानव स्वयं ये क्या है? संसाधन है। कैसे बच्चों? अगर कोई पूछे कि मानव एक संसाधन है कैसे, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कोई भी चीज़ है उसका अगर इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा तो वो संसाधन बन सकता है क्या? जैसे मान लीजिए ज़मीन के नीचे आपका धातु के रूप में आपका पड़ा हुआ है बहुत ही दिनों तक, क्या है? लोहा पड़ा हुआ है। अब उसको खोजा ही नहीं गया, उसको निष्कर्षण नहीं किया, ज़मीन से नहीं निकाला गया। जब तक ज़मीन से निकालेगा नहीं, जब तक उसको क्या साफ़ नहीं करेगा, और साफ़ करके जब उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, तो कुछ उसका ये जो लोहा है बच्चों, क्या मनुष्य को कोई फ़ायदा पहुंचाने वाला है? नहीं ना। जब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस लोहा को इस्तेमाल में कौन ला रहा है? मनुष्य ने खुद ला रहा है ना। मनुष्य ने खुद ज़मीन के नीचे से खुदाई करके निकाला उसको, उसके बाद फिर उसका शुद्धिकरण किया, और शुद्धिकरण के बाद अलग अलग पार्ट्सों में इस्तेमाल कर दिया, कि कहीं पर बाइक के निर्माण में कर दिया, कहीं पर अलग कुछ दूसरे सामान के निर्माण में, कहीं पर पिलर यानी स्तंभ के रूप में बनाने का, है ना। तो ये क्या है बच्चों कि मानव स्वयं सारे चीज़ों का क्या करता है? उसका क्या करता है बच्चों? दोहन के लिए यानी इस्तेमाल के लिए उसको खुद मतलब एक योग्य बनाता है मानव स्वयं। तो इसको बोलेंगे मानव संसाधन। तो यहाँ पर देख लेते हैं अब इसका डेफिनेशन क्या है। मानव एक संसाधन है। कैसे संसाधन है? क्योंकि एक मानव दूसरे मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है। किस तरह से पूर्ति करता है? तो मान लीजिए एक आदमी को घड़ी की ज़रूरत है, तो घड़ी की ज़रूरत है, तो घड़ी की ज़रूरत तो सारे मनुष्य को है। तो इसके लिए क्या किया? एक मनुष्य ने क्या किया बच्चों कि घड़ी का आविष्कार ही कर दिया। तो अब इस घड़ी के आविष्कार से क्या हो गया कि सारे मनुष्यों को क्या होने लगा कि प्रॉफिट होने लगा। इससे समय को आसानी से देखा जाने लगा। तो यहाँ पर क्या किया? एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की क्या किया? आवश्यकता को पूर्ति कर दिया। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा ये मानव संसाधन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संसाधन का वर्गीकरण हम लोग बात करते हैं। ये तो हो गया संसाधन के प्रकार के बारे में। अब यहाँ पर संसाधन का फिर क्या करेंगे? अलग से क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स यानी संसाधनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जैविक संसाधन। कैसा बच्चों? जैविक संसाधन। और एक होता है अजैविक संसाधन। जैविक और एक होता है अजैविक। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। तो यहाँ पर है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, तो कितना? 2 भागों में बांटा गया है। और दूसरा है उपयोगिता। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया? उपयोगिता के आधार पर यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है उपयोगिता के आधार पर। एक है नवीकरणीय, एक है नवीकरणीय और एक दूसरा है अनवीकरणीय। पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर बच्चों संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। सारा जो है इसको अच्छी तरह से हम लोग देखने वाले 4 भागों में, जैसे निजी, इस तरह से स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है बच्चों निजी संसाधन। फिर उसके बाद जो है सबका मिला हुआ आएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबका डेफिनेशन अच्छी तरह से जानेंगे यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट जो है बच्चों वो है आपका कि विकास के स्तर पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 2 भागों में बांटा गया। तो पहला क्या है कि जैविक संसाधन और दूसरा क्या है? एक है जैविक यानी कि बायोटिक रिसोर्स और एक होता है अजैविक। तो इसको बोलेंगे नॉन बायोटिक रिसोर्स। ठीक है बच्चों, तो उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? 2। तो एक है पहला जैविक संसाधन यानी बायोटिक रिसोर्स, वह संसाधन जो क्या है? जैव मंडल। अब जैव मंडल किसको बोलते हैं बच्चों? जैव मंडल किसको बोलते हैं? तो जैव मंडल यानी कि पृथ्वी यानी स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जैव मंडल कहते हैं। यानी कि ऐसा मंडल जहाँ पर क्या हो? जीवन संभव हो। तो जीवन संभव कहाँ हो सकता है बच्चों? सिर्फ स्थल मंडल में हो सकता है कि क्या? नहीं हो सकता है। कि अगर सिर्फ स्थल मंडल होगा, वायु नहीं होगी और जल नहीं होगी तो क्या रह सकता है? नहीं। अगर सिर्फ वायुमंडल में हो सकता है क्या? नहीं हो सकती है। सिर्फ जल मंडल में नहीं। ये तीनों क्या है बच्चों? एक दूसरे का पूरक है। जब तक स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों मौजूद नहीं रहे तो जैव यानी क्या है? किसी भी प्रकार के जीव को जीवन जीना क्या है? असंभव है। तो इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जैव मंडल कहते हैं। तो जैव मंडल समझ में आ गया बच्चों। अब यहाँ पर देखते हैं इसका डेफिनेशन। वह संसाधन जो क्या है? जैव मंडल से प्राप्त किया जाता है जिसमें क्या हो? जान हो और सजीव के सभी गुण क्या हो? उसमें मौजूद हो, उसे हम लोग जैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैविक संसाधन के बारे में क्या? वह संसाधन जो क्या किससे प्राप्त हो? जैव मंडल से। और जैव मंडल को मैंने बता दिया, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? जैव मंडल कहते हैं। तो वह संसाधन जो क्या जैव मंडल से प्राप्त हो तथा जिसमें क्या होना चाहिए? जान होनी चाहिए, है ना। और क्या सजीव में जितने भी गुण मौजूद होता है सारा गुण उसमें मौजूद होनी चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल में है मनुष्य, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, मत्स्य यानी मछलियाँ, पशुधन, ये सारे क्या है बच्चों? आपका जैविक संसाधन है। पशुधन भी क्या है? जैविक संसाधन है। पशु में कुछ भी आ जाएगा, गाय, भैंस, हांस, कबूतर। उसके बाद जितने भाई सारे क्या है अभी जैसे पोल्ट्री फार्म्स में क्या है? वहाँ पर क्या है बच्चों? वहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती है। तो मुर्गियाँ पालन, कुक्कुट पालन जिसको बोलते हैं, वो भी किस में आ जाएगा? जैविक संसाधन में होगा। शहद निकाली जाती है बच्चों मधुमक्खियों से, उसको पाल करके, तो वो भी क्या हो जाएगा? जैविक संसाधन में आ जाएगा। तो इसी तरह से अब हम लोग बात कर लेते हैं अजैविक संसाधन के बारे में। तो अजैविक संसाधन किसको बोलते हैं बच्चों? नॉन बायोटिक रिसोर्स। तो वैसा संसाधन यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा कि निर्जीव, वहाँ पर सजीव था तो यहाँ पर निर्जीव। तो निर्जीव वस्तुओं के को क्या बोलते हैं? निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे इसमें क्या होना चाहिए? और क्या बोलते हैं? इसे भौतिक घटक भी बोला जाता है। भौतिक घटक, ठीक है, इसको कैसे क्या बोला जाता है बच्चों? भौतिक घटक। अब घटक यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है बच्चों, नया शब्द आ रहा है। घटक किसको बोलते हैं? जैसे बच्चों आप लोग सब्जी, चावल के साथ सब्जी खाते हैं तो सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या डाला जाता है बच्चों? हल्दी भी डाली जाती है, नमक भी डाली जाती है, तेल भी डाली जाती है। उसमें क्या अलग तरह का मसाला, मिर्च पाउडर, है ना। उसमें फिर पानी डाला जाता है। फिर सब्जी के रूप में बच्चों यहाँ पर क्या डाला जाता है? उसमें आलू। फिर सब्जी के रूप में अलग, मान लीजिए अगर परवल की सब्जी बन रही है तो उसमें परवल भी काट करके दिया जाता है। तो ये सारे जितने सारे चीज़ दिए गए बच्चों उसमें एक सब्जी को निर्माण के लिए, ये सारे उसके लिए क्या हो गया? घटक हो गए। क्या हो गया बच्चों? घटक। तो यहाँ पर क्या हो गया? हल्दी एक अलग घटक हो गया, नमक एक अलग घटक हो गया, पानी एक अलग घटक हो गया, ये जो मिर्च पाउडर था वो एक अलग घटक हो गया, सब्जी एक अलग घटक हो गया। तो इन सारे चीज़ों को
क्या बोलेंगे, उसका सब्जी का घटक बोलेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों, इसे भौतिक घटक कहते हैं। भौतिक घटक यानी जैसे चट्टान, जैसे धातु, जैसे खनिज, ये सारे क्या आ जाएंगे इसमें, अजैविक संसाधन। इसमें जान होती है क्या बच्चों, जैसे सोना, जैसे धातु के रूप में आपको सोना प्राप्त करते हैं, तो हम लोग जो सोना प्राप्त करते हैं क्या उसमें जान होती है क्या, नहीं ना। जैसे चांदी, उसमें जान होती है क्या, नहीं ना। किसी भी प्रकार के धातु में जान नहीं होती है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे बच्चों, अजैविक संसाधन के रूप में। ये क्या हो जाएगा, अजैविक संसाधन। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों संसाधन के वर्गीकरण के बारे में। तो इसमें कौन सा अगला टॉप पॉइंट्स है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार, किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, यानी उपयोग के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय, और एक होता है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। ठीक है बच्चों, तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। अब यहाँ पर देखते हैं नवीकरणीय में क्या होगा बच्चों। तो देखिए नवीकरणीय में क्या होगा कि वे सारे इसमें चीज़ आ जाएंगे जिसका क्या होता है पुनर्चक्रण, जिसका पुनर्चक्रण या पुनर्निर्माण हो सकता है। जैसे क्या है बच्चों, वायु है ना, वायु, जैसे जल, ये सारे क्या है, या फिर पवन, या फिर सौर। क्योंकि ये बच्चों के जो सन है, सन की प्रकाश, अगर लाइट जो है आज मिल रही है सन की रोशनी, तो कल भी मिलेगी कि नहीं बच्चों, तो कल भी मिलने वाली है। जैसे वायु आज चलने वाली है तो कल भी चलने वाली है। इस तरह से ये सारे चीज़ क्या हो जाएंगे बच्चों, पुनर्चक्रण हो सकता है, मतलब इसका समापन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बोलेंगे वह संसाधन, डेफिनेशन देख लेते हैं, वह संसाधन जिसका भंडार क्या हो, असीमित हो, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो, या जिसका पुनर्चक्रण हो। पुनर्चक्रण मतलब दोबारा दोबारा क्या हो, दोबारा उसका निर्माण हो या पुनर्निर्माण हो, है ना बच्चों। तो इसको हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय, या फिर इसको गैर परंपरागत। क्या बोलेंगे इसको, गैर परंपरागत संसाधन। जैसे वायु, जैसे जल, जैसे पवन, जैसे सौर सौर ऊर्जा। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे क्या बच्चों, नवीकरणीय संसाधन के रूप में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनवीकरणीय संसाधन के रूप के बारे में। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या हो, उसका सेम अपोजिट हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका निर्माण दोबारा निर्माण नहीं कर सकते, इसका भंडार सीमित नहीं होगा, या इसका पुनर्चक्रण नहीं कर सकते। यही आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अनवीकरणीय संसाधन में वह संसाधन जिसका क्या हो, भंडार सीमित हो, या फिर पुनर्चक्रण न हो, या फिर इसका पुनर्निर्माण न हो, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अनवीकरणीय संसाधन, या फिर इसको बोलेंगे परंपरागत संसाधन। क्या बोलेंगे, परंपरागत संसाधन। जैसे यहाँ पर देखो जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के रूप में जैसे बच्चों कोयला है ना, तो कोयला क्या फिक्स है, क्या रहने वाला ही हमेशा, क्या नहीं नहीं, ये खत्म होने वाला। अगर इसका भंडारण समापन हो गया तो फिर इसको क्या बोलते हैं बच्चों, करोड़ों साल लगेगा फिर इसके निर्माण में, है ना। इसी तरह से मान लीजिए धातु खनिज के रूप में, मान लीजिए लोहा की समापन होगी भारत में, मान लीजिए लोहा खत्म हो गया, तो क्या भारत की जो पृथ्वी जो स्थल भाग है इसके नीचे क्या तुरंत लोहा बन जाएगा, क्या नहीं ना। इसका पुनर्चक्रण में बहुत ज़्यादा समय लगता है ना बच्चों। तो यहाँ पर पुनर्निर्माण होना क्या है, थोड़ा सा असंभव सा लगता है। तो इसको बोलेंगे बच्चों अनवीकरणीय संसाधन, या फिर परंपरागत संसाधन। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर पढ़ लेते हैं हम लोग। स्वामित्व के आधार पर जो है बच्चों संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, एक होता है सामुदायिक संसाधन, और एक होता है राष्ट्रीय संसाधन, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यक्तिगत संसाधन के बारे में। तो व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत, अब देखिए बच्चों यहाँ पर बोल रहा है व्यक्तिगत, तो मतलब इससे पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ जो होगी वो उस किसी एक खास व्यक्ति का होगा। किसका होगा, एक खास व्यक्ति का होगा, यानी एक खास पर्सन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, अब व्यक्तिगत संसाधन के रूप में यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल रिसोर्स, वह संसाधन जिस पर क्या है केवल एक खास व्यक्ति का हो, क्या हो, अधिकार हो, उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कोई बाग है यानी बगीचा है, जैसे तालाब है ना, जैसे कुआं है। मान लिया कोई मुर्गी पालन कर रहा है, पोल्ट्री फार्म है, तो उसका अपना है। जैसे कोई एक दुकान किया हुआ है तो उसका ये अपना दुकान है, निजी। तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं व्यक्तिगत के बाद सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक मतलब समझते हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ लोग क्या होंगे, मिले होंगे, मतलब कुछ समुदाय मिले होंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग सामुदायिक संसाधन। जैसे वह संसाधन जिस पर क्या हो, किसी खास समुदाय का अधिकार हो, किसी खास समुदाय का अधिकार हो, उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर है ना, एक खास समुदाय के लिए है, मस्जिद एक खास समुदाय के लिए, पिकनिक स्थल जितने भी लोग जाएंगे तो वो एक खास समुदाय के लिए, क्या है बच्चों, उसके एक्स्ट्रा कोई भी नहीं रह सकता वहाँ पर। खेल का मैदान एक खास समुदाय के लिए, क्या है बच्चों, जैसे अब क्रिकेट मैच होती है तो क्रिकेट मैच क्या, जिस फुटबॉल वाले खिलाड़ी को क्या कभी क्रिकेट मैच में उतारा जाएगा बच्चों, नहीं ना। क्रिकेट का मैदान है जो है
उसमें जो है क्रिकेट के खिलाड़ियों को यानी एक खास समुदाय के खिलाड़ियों को ही सिर्फ उतारा जाएगा। तो ये आपका क्या किया हो जाएगा बच्चों, कम्युनिटी रिसोर्स हो जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इसके आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन समझते हैं, यानी कि राष्ट्र का होगा, किसका होगा, राष्ट्र का होगा, यानी राष्ट्र के अंतर्गत आएगा ये संसाधन। जैसे कहीं पर भी भारत में अगर लोहा पाया जाएगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा, राष्ट्र के अंतर्गत आएगा। कार्बन पाएगा कोयला तो वो किसके अंतर्गत आएगा, राष्ट्र के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग कि कानूनी तौर पर किसी देश या किसी राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन, जितने भी संसाधन हैं वो सारे किस में हो जाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, सारे राष्ट्रीय संसाधन हो जाएंगे। जैसे जितने भी प्रकार के सड़क हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन। समुद्र, राष्ट्रीय पार्क, वो जैविक उद्यान जितना सारा आता है बच्चों, तो वो किस में आ जाएंगे, सब राष्ट्रीय संसाधन में आ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब इंटरनेशनल रिसोर्स। तो वह संसाधन जिसका नियंत्रण कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समझ में आया ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में, कि वह संसाधन जिसका नियंत्रण कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे किसी खुले तट रेखा, अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है बच्चों, यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है कि तट रेखा। तट रेखा किसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। देखिए मान लिया ये आपका भारत है, इस तरह से बच्चों। तो देखिए बच्चों, नीचे की जो जो हम लोग ऐसे बनाते हैं लास्ट दक्षिण साउथ वाला भारत को, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा जगह बच रहा था तो नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर देखिए ये भारत का दक्षिणतम बाट है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए तमिलनाडु है ना, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर आपका क्या है, कर्नाटक है, गोवा है और महाराष्ट्र है, इधर आंध्र प्रदेश है। तो ये लोग क्या है बच्चों, ये मान इधर इधर क्या है बच्चों, अरब सागर है, अरब सागर है कि नहीं, और नीचे हिंद महासागर है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो है सागर, खाड़ी और महासागर के किनारे वाले क्षेत्र में जो आते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे तटीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं बच्चों, तटीय क्षेत्र। तो अब यहाँ पर बात एक नोट पॉइंट के रूप में दिया हुआ है कि किसी खुले तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद केवल क्या होता है, अनुसंधान करता ही इसका उपयोग कर सकता है। मतलब ये किसके अंतर्गत आ जाएगा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब यहाँ देखिए नोट पॉइंट के रूप में एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि महान जो भूगोलविद था कौन, जिम्मरमैन, इसके अनुसार क्या होते हैं, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। संसाधन क्या होते हैं बच्चों, संसाधन होते नहीं, संसाधन को क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, संसाधन बनाया जाता है। जैसे जब तक संसाधन बनाया नहीं जाता बच्चों, कि सारा देश क्या हो जाता, अब बराबर हो जाता है ना। कोई देश इतना विकसित कैसे हो गया, कोई देश इतना डाउन कैसे चला गया है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है मेन, वही है कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन को क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और जिस देश में क्या होता है, संसाधन का निर्माण ज़्यादा होगा, वहाँ पर क्या होगा बच्चों, वो देश उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। अब जैसे अफ्रीका के बारे में जानते होंगे बच्चों आप, अफ्रीका में क्या है, वहाँ के पहाड़, वहाँ के जो पठार है उसमें बहुत मात्रा में धातुएं छुपी हुई है, लेकिन वहाँ पर किया जाता है, उसका निष्कर्षण ही नहीं किया जाता है, उसको खोजा ही नहीं जाता है। जब तक खोजा नहीं जाएगा बच्चों, तो क्या वो मिलने वाले हैं, तो नहीं है ना। तो संसाधन का निर्माण खुद से नहीं करते, संसाधन मतलब खुद यानी होते नहीं, उसको क्या करते हैं, क्या जाता है बच्चों, बनाते हैं, यानी बनाए जाते हैं। ठीक है। विकास के स्तर पर अब हम लोग बात करते हैं, चौथा लास्ट जो वर्गीकरण था विकास के आधार पर। तो विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के, यानी डेवलपमेंट के बेस पर, डेवलपमेंट के आधार पर। तो सबसे पहला है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। संभावी संसाधन मतलब कि बच्चों की फ्यूचर में संभव है कि ये संसाधन हम लोगों का काम आने वाला, फ्यूचर में संभव है। जैसे आपका वाटर, जो जल है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है बच्चों, तो इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करके इसका हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, संसाधन के रूप में इसका हम अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वायु, अगर किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में वायु बहुत तेज़ गति से चलती हो, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, पवन ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, और पवन ऊर्जा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ हद तक कहीं पर संभव भी हुआ है और सफल भी हुआ है बच्चों। तो ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, ये क्या हो जाएंगे,
ये आपका संभावित संसाधन यानी संभावना है इसमें। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन को। संभावित संसाधन यानी कि पोटेंशियल रिसोर्स, ऐसा संसाधन जो किसी क्या है विशेष क्षेत्र में मौजूद हो और उसको उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संभावित संसाधन। जैसे हिमालय क्षेत्र की खनिज या राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र की क्या है हवा। राजस्थान और गुजरात में क्या है बच्चों, वहाँ पर हवाएं चलती है, तेज़ हवाएं चलती है, तो वहाँ पर क्या पवन ऊर्जा का निर्माण का संभव है। और हिमालय क्षेत्र की जो खनिज है, अब हिमालय क्षेत्र यहाँ पर बर्फबारी होती है, यहाँ पर जो है स्खलन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, हिमस्खलन, तो यहाँ पर खोदा नहीं जाता है। लेकिन अगर इसको अगर क्या किया जाता है, अगर इसका क्या किया जाता है, अगर दोहन किया जाए, खोदा जाए अगर इसको, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला, खनिज मिलने वाला धातु के रूप में। तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएंगे बच्चों, आगे का यानी फ्यूचर का ये हो जाएगा संभावित संसाधन। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं विकसित संसाधन यानी डेवलप्ड रिसोर्स। वह संसाधन जिसका जांच के बाद उपयोग के लिए क्या हो, गुण और मात्रा जो है क्या हो, निर्धारण हो चुकी हो। मान लिया कोई चीज़ है बच्चों, अब इसका नया पता किया गया, लेकिन जब उसका जांच किया गया और जब उसके गुण को जाना गया तो पता चला कि ये हम क्या है कि संसाधन के रूप में इस्तेमाल प्रयोग में लाया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। तो हम लोग किसको बोलेंगे, विकसित संसाधन। वह संसाधन जिसका जांच के बाद या उपयोग के लिए क्या है गुण और मात्रा का निर्धारण हो चुका है, उसको बोलेंगे विकसित संसाधन। लास्ट में है ये तीसरा है बच्चों भंडार संसाधन। भंडार संसाधन, अब यहाँ पर क्या है कि भंडार संसाधन यानी स्टॉक रिसोर्स कि वह संसाधन जो क्या है पर्यावरण में क्या है उपलब्ध है और मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या है वो सक्षम है, उसको बोलेंगे भंडार रिसोर्स। भंडार रिसोर्स समझ में आया बच्चों कि भंडार रिसोर्स किसको बोलेंगे, स्टॉक रिसोर्स। वह संसाधन जो पर्यावरण में क्या हो उपलब्ध हो, पर्यावरण में उपलब्ध हो और क्या हो और आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए क्या हो वो सक्षम हो, है ना, योग्य हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे भंडार संसाधन। एग्जाम्पल के रूप में जैसे जल, जैसे हाइड्रोजन गैस, है ना, जैसे ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ का इस्तेमाल। जैसे बच्चों यहाँ पर संभव सक्षम हो कैसे, अब देखिए मान लिए H2O जो है प्रकृति का है, हम लोग बात पहले पढ़े कि इसको किसने निर्माण किया, इसका जल का निर्माण प्रकृति ने। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वाटर की समाप्ति होती है तो H2 को O2 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो H2O का निर्माण करते हैं, मतलब जल का निर्माण होता है कि नहीं। तो ये सक्षम है कि नहीं, देखो तो जांच के बाद पता चला, अगर इस पानी को जांच करके मतलब पी करके अगर चेक किया गया तो नहीं, नॉर्मल जो पानी होता है उसी की तरह है। तो यहाँ पर क्या है H2 गैस को और ऑक्सीजन गैस को दोनों को क्या किया, यहाँ पर रिएक्ट कराया गया, अभिक्रिया कराया गया और यहाँ पर क्या किया, पानी का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर क्या है कि सक्षम पाया गया इसको, तो ये क्या किस में आ जाएगा बच्चों, भंडार संसाधन आ जाएगा, भंडार संसाधन। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है भंडार संसाधन का, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जल, है ना, जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है, जल क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। तो यहाँ पर H2O जो है बच्चों देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका यौगिक है, जिसमें ऊर्जा क्या है काफ़ी मात्रा में छिपी हुई है। ठीक है, अब लास्ट इसका बात करते हैं हम लोग संचित कोश संसाधन। क्या है बच्चों, संचित कोश संसाधन मतलब क्या होगा, इसमें ऊर्जा की मात्रा जो होगी संचित कोश संसाधन में बहुत ही अधिक होगी। और लेकिन इसमें क्या है बच्चों कि कोई तकनीक यानी टेक्निक के आधार पर इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वह संसाधन जिसमें काफ़ी ऊर्जा क्या होती है छिपी हुई रहती है और तकनीकी विकास के आधार पर इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जब तक टेक्निक नहीं इस्तेमाल करेंगे तब तक फिर इस्तेमाल में नहीं आने वाला, तो इसको हम लोग बोलेंगे संचित कोश संसाधन। ठीक है, संचित कोश संसाधन समझ में आया आप लोगों को कि जिसमें क्या होगी काफ़ी मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में क्या होगा ऊर्जा छिपी हुई होगी और उसको टेक्निक यानी तकनीकी विकास के आधार पर इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे संचित कोश संसाधन। जैसे नदी, जैसे वायु, जैसे झरनों में छिपी हुई ऊर्जा, ये सारे किस में हो जाएंगे बच्चों, संचित कोश संसाधन में। अब जैसे बच्चों झरने जो हैं ये क्या होते हैं, एक बहुत ही कठोर भाग से नीचे नीचे की ओर अचानक गिरते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर भी बिजली का निर्माण कर सकते हैं और अलग तरह से इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए प्रयोग या फिर उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए सारा चीज़ ये टॉपिक समाप्त होता है। तो सारा चीज़ आपको आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, पर ये सब प्रकार के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, है ना, और संसाधन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप लोग का यही काम है कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड को शेयर कीजिए बच्चों, ताकि क्या हो आपके फ्रेंड को भी अच्छा तरह से ज़्यादा क्या हो जाए, लाभ हो जाए, और ताकि ये आपका जो चैनल है आपका, इस चैनल में क्या हम लोग अच्छी तरह से ज़्यादा अच्छी कैटेगरी का जो है मटेरियल हम लोग आप लोगों के लिए
क्या करें, प्रोवाइड कराएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।